अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। उसमें एक हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इसकी डेफिनेशन है कि जब हमारे पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हो, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो उनके नतीजे में हमारे पास एक तीसरा वेक्टर हमें मिले, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें एक नया वेक्टर मिले, उसको हम नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। तो सपोज करें ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये मेरे पास वेक्टर बी है, और वेक्टर ए और ये मेरे पास वेक्टर बी। इन दोनों को मैंने ऐसे रखा, इन दोनों को जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो एक नया वेक्टर हमें मिलेगा जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा इस तरह से। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये एक नया वेक्टर सी जो कि वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास, वो रिज़ल्ट एक नया वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे। मैथमेटिकली फार्मूले की मदद से जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। अब यहाँ पर जो सी वेक्टर है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर से हर लिहाज से डिफरेंट है। सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगी और सी वेक्टर की डायरेक्शन भी जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर जो ए है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और बी जो है, बी इज आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी सॉरी। और एन जो है यहाँ पर, एन इज द डायरेक्शन, एन इज द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर जो हमने बनाया सी, न्यू वेक्टर सी। और थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सी जो है, सॉरी थीटा जो है, ये हमारे पास एंगल है बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी डायग्राम इसकी बना सकते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए along the x axis, वेक्टर बी along the y axis, और जो वेक्टर सी है वो एक्चुअल में यहाँ से आउट ऑफ द बोर्ड होगा। वेक्टर बी जो सी है वो आउट ऑफ द बोर्ड होगा, तो हम यहाँ पर उसे ड्रा नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेक्टर बी को इस तरह से हम ड्रा कर देते हैं, सॉरी वेक्टर सी को। अब यहाँ से ये भी एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारे पास न्यू वेक्टर आया है वो वेक्टर ए और बी, इन दोनों ने जो एक प्लेन बनाया है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों ने ये एक प्लेन बनाया है इस तरह से, एक प्लेन, ये इन्होंने एक प्लेन बनाया है इस तरह से, ये इस प्लेन का हिस्सा है। तो इस तरह से ये प्लेन बनेगा ये। अब जो वेक्टर सी है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जो वेक्टर ए और बी ने आपस में मिलके एक प्लेन बनाया है, वेक्टर सी जो उनका रिजल्ट है
वो उसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये ए और ये बी, ये इन्होंने एक प्लेन बनाया यहाँ से ऐसे, ये सारा इन्होंने प्लेन बनाया। प्लेन बोलते हैं टू डायमेंशनल शेप को, जिसमें हमारे पास दो लेंथें हों, एक एक्स और एक वाई। अब ये जो वेक्टर सी है ये इसके इस तरह से परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ को। ठीक है जी। अब जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं वेक्टर सी की बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की मदद से हम लोग इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो राइट हैंड रूल क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। हाँ जी, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो टेल्स हैं इनको आपस में मिलाना है। ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल है। इन टेल को अपने आपस में मिलाना है। तो इन टेल को आपस में मिलाने के बाद इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो वेक्टर सी की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से ये तो हमें पता चल गया कि वेक्टर सी की जो डायरेक्शन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब हमने ये देखना है कि ये आउट ऑफ द बोर्ड होगी या ये इन टू द बोर्ड होगी। तो इसके लिए फिर हम लोग आगे जो है वो राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो राइट हैंड रूल क्या है कि आप लोगों ने जो वेक्टर ए है, जो पहला वेक्टर है, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो उसमें हमने देखना कि हमारे पास पहला वेक्टर कौन सा है। अगर तो पहला वेक्टर ए है तो हमने करना ये है कि वेक्टर ए के ऊपर हम लोगों ने अपना हाथ रखना है इस तरह से, और वेक्टर बी की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करना है। तो ऑटोमेटिकली जो इरेक्ट थंब होगा ये इस तरह से, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा वेक्टर सी की। तो ये इस एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। ये वेक्टर है हमारे पास ए, ये वेक्टर बी। अब हमने लेना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जब लेंगे तो हम ए के ऊपर अपना हाथ रखेंगे और बी की तरफ इसे कर्ल करेंगे। तो थंब जो है ये हमें बताएगा वेक्टर सी की डायरेक्शन के बारे में। लेकिन अगर आप वेक्टर बी जो है वो पहले लेते हैं, मतलब हम ए क्रॉस बी नहीं निकाल रहे बल्कि हम बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, बी को हमने पहले लिखा हुआ है, तो हम बी के ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे राइट हैंड और ए की तरफ इसे कर्ल करेंगे। तो ये जो थंब है ये देखिए अब टूवर्ड्स द बोर्ड है, इन टू द बोर्ड है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर सी की जो डायरेक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ इसका डेफिनेशन लिख लें, प्लेस योर हैंड, प्लेस योर हैंड, हैंड कौन सा होना चाहिए, राइट हैंड, into the first vector, into the first vector, फर्स्ट वेक्टर। हमने इस जो एग्जांपल है इसमें हमने वेक्टर ए लिया है तो यहाँ वेक्टर ए देते हैं। एंड कर्ल द फिंगर, कर्ल द फिंगर fingers in the curves the finger towards the सेकंड वेक्टर। अब सेकंड वेक्टर हमने कौन सा लिया है, बी वेक्टर। देन इरेक्ट थंब will point out the direction of C। ठीक है जी। तो फर्स्ट वेक्टर अगर आप ए लेते हैं तो हम यहाँ ए लिखेंगे, अगर आप बी लेते हैं तो हम यहाँ पर बी लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग इनको कर्ल करेंगे। कर्ल करने से जो भी थंब की डायरेक्शन आएगी वो हमें वेक्टर सी की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमने करनी है। इसकी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने देखनी है, कौन सी प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल जो है वो इससे अगला टॉपिक है, वो इसके अगले टॉपिक के अंदर मैं ऐसी पूरी एग्जाम्पल जो है वो आपको समझा दूँगा। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि ए क्रॉस बी
इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है जी, इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट होल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ से क्या मुराद है कि जब हम लोग इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ऑर्डर चेंज करने से इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी सेम नहीं आएंगी, हमेशा वैल्यू इसकी डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड तब करता है जब आप ए क्रॉस बी लिखें और इज इक्वल टू आ जाए बी क्रॉस ए के, सेम वैल्यू है। लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास देखिए कि जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो डायरेक्शन सी की आउट ऑफ द बोर्ड आती है, और जब बी क्रॉस ए निकालते हैं तब जो डायरेक्शन है वो इन टू द बोर्ड आती है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेक्टर की जो वेक्टर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी ये इज इक्वल टू होगा माइनस बी क्रॉस ए के बराबर। ये बी क्रॉस ए के बराबर होता है, लेकिन साथ में हमें माइनस लगाना पड़ेगा, या आप इसको यूँ लिख लें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस सी के बराबर। सॉरी, यहाँ आएगा बी क्रॉस ए। हाँ जी, ए क्रॉस बी जो है ये सी के बराबर है, जबकि जो बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस ए है, ये माइनस सी के बराबर है, तो यहाँ पर माइनस सी आएगा। इसके बाद अगर ए एंड बी, ये दूसरी प्रॉपर्टी हम करने लगे हैं कि अगर ए और बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का होता है, इसको साइन को परपेंडिकुलर का साइन बोलते हैं। फिर क्या होगा हमारे, तो एंगल जो है वो हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आएगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर। और आप जानते हैं साइन 90 जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो अगर आपने ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो हमें दोनों वेक्टर को आपस में परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ जो इनका एंगल होना चाहिए वो 90 का होना चाहिए, तो ये हमें परपेंडिकुलर मैक्सिमम की वैल्यू दे देगी। अब यहाँ पर ये जो ए बी है इंटू एन यूनिट वेक्टर, ये एक नया वेक्टर है जिसको हम नाम देते हैं सी वेक्टर का। सी कह लीजिए, कोई और वेक्टर का आपने नाम देना है, कोई और नाम देना तो उसको आप नाम दे सकते हैं। तो ये इसकी होगी पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद आगे चलते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अब हमने ये जो डिफाइन किया है ये वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन किया है कि दो वेक्टर जो हैं जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है, उनका जो प्रोडक्ट आता है वो ए बी इंटू एन यूनिट वेक्टर के बराबर आता है। तो अगर हम लोग ए आई यूनिट वेक्टर की बात करें तो आई क्रॉस जे ये इज इक्वल टू आएगा के बराबर। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, ये देखिएगा कि ये हमारे पास एक जे यूनिट वेक्टर, ये आई यूनिट वेक्टर और ये हमारे पास आ गया के यूनिट वेक्टर। तो जब आप आई क्रॉस जे निकालेंगे तो ये डेफिनेटली किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो ये डेफिनेटली इसके बराबर आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड में 1 करेंगे तो ये हमारे पास जवाब 1 ही आएगा जो के की भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हमारे पास के वाली आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप लोग ये जे है ये आई है, जे क्रॉस के निकालेंगे तो जे क्रॉस के ये इज इक्वल टू आएगा आई के बराबर। ठीक है, तो जे क्रॉस के निकालेंगे ऑटोमेटिकली आई के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह से जब आप लोग के क्रॉस आई निकालेंगे तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा जे के बराबर। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इनकी डायरेक्शन उल्ट कर दें जे क्रॉस आई, ये आ जाएगा माइनस के बराबर।
और जे क्रॉस के क्रॉस जे ये इज इक्वल टू आएगा माइनस आई के बराबर, और आई क्रॉस के ये इज इक्वल टू आएगा माइनस जे के बराबर। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अभी बताया कि ये जो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, जब भी इसका जगह चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। इसके बाद तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो साइन है ये पैरेलल का है, तो जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे फिर क्या होगा? तो जब पैरेलल होंगे तो थीटा जो है ये 90 डिग्री 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 जो है ये इज इक्वल टू होता है 0 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा साथ में एन यूनिट वेक्टर, ये इज इक्वल टू आ जाएगा एक नल वेक्टर के बराबर। यहाँ इसको हम 0 नहीं लिखेंगे बल्कि हम बोलेंगे नल वेक्टर, ये नल वेक्टर के बराबर आएगा। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर लिखें तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू एक नल वेक्टर के बराबर। ठीक है जी। तो आई क्रॉस आई निकालेंगे, ये आई इस डायरेक्शन में है, दूसरा आई भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों के दरमियान में एंगल 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो उसकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। इसके बाद एंटी पैरेलल में क्या होगा? एंटी पैरेलल में भी ए एंड बी बोथ आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। फिर भी हमारे पास जो है वो ए क्रॉस बी जो है ये इज इक्वल टू आएगा ए बी साइन ऑफ 180 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर, ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक नल वेक्टर के बराबर। ठीक है जी। तो ये आ गई इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। उसके बाद सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी इज इक्वल टू होता है नल वेक्टर के बराबर। मतलब ए क्रॉस ए निकालना है हम लोगों ने, ए क्रॉस ए निकालेंगे, ये आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, उसके बाद फिर ए का मैग्नीट्यूड, दोनों की डायरेक्शन सेम है, साइन ऑफ 0 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ये आ जाएगा नल वेक्टर के बराबर। तो ए सेल्फ प्रोडक्ट जो है ये भी क्या होती है? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ये भी क्या होती है? 0 के बराबर होती है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसकी पांचवी प्रॉपर्टी, जब हमने दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, वेक्टर ए उसको हम लोगों ने कंपोनेंट की फॉर्म में वेक्टर बी के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। फिर देखते हैं हमारे पास इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। दूसरा वेक्टर आ गया बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। इन दोनों को हमने क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, क्रॉस करना है इनको, बी वेक्टर आएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ठीक है। तो पहले वेक्टर को पहले दूसरे वेक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इज इक्वल टू आएगा ए एक्स आई, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस बी एक्स आई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए एक्स आई क्रॉस बी वाई जे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स आई क्रॉस बी जी के, प्लस
इसके बाद हम लोग जो दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर जो है वो है दूसरा ये वाला, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास ए वाई जे क्रॉस बी एक्स आई प्लस ए वाई जे क्रॉस बी वाई जे। फिर उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस ए वाई जे क्रॉस बी जी के। उसके बाद ये जो तीसरा है इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ये आ जाएगा प्लस ए जी के क्रॉस बी एक्स आई प्लस ए जी के क्रॉस बी एक्स आई, सॉरी बी वाई जे, दूसरे के साथ करते हैं हम इसके साथ, ये प्लस ए जी के क्रॉस बी जी के। अभी हमने ये बताया कि जब सिमिलर वेक्टर होंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। तो इसमें ये देखें कि ये दोनों सिमिलर हैं, इनका जवाब 0, ये दोनों सिमिलर हैं जे वाले, इनका जवाब 0, और ये दोनों सिमिलर हैं, इनका जवाब भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई बी वाई जे इज इक्वल टू, हम लिखेंगे ए एक्स, इसको लिख लें ऐसे ए एक्स बी वाई, अब आई क्रॉस जे आएगा, और आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, ये अभी हमने लिखा था, ये के के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको रेज करके हम लोग यहाँ पर के लिख लेंगे। तो आई क्रॉस के की जगह पे हमने क्या लिख दिया, के लिख दिया, हाँ सॉरी आई क्रॉस जे की जगह। उसके बाद आएगा ए एक्स प्लस ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई सॉरी ए एक्स बी जी इंटू आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ये आएगा। अब आई क्रॉस के किसके बराबर होता है, आई क्रॉस के, ये आ गया आई क्रॉस के, ये आएगा माइनस जे के बराबर। इसकी जगह पे हम लोग फिर माइनस जे लिख लेंगे, ठीक है जी। तो ये मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो है वो हम लोगों ने लिखना है ये वाला ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ए वाई बी एक्स इंटू जे क्रॉस आई। अब जे क्रॉस आई किसके बराबर है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या है, ये बराबर है माइनस के के। तो यहाँ हम फिर जे क्रॉस आई की जगह पे लिख देंगे माइनस के, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना है हमने, ये 0 हो गया, ए वाई बी जी प्लस ए वाई बी जी, और ये आ जाएगा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के किसके बराबर है, यहाँ से देख लेते हैं, जे क्रॉस के, हाँ जी जे क्रॉस के, ये आएगा आई के बराबर, जे क्रॉस के ये आ गया आई के बराबर, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे आई के बराबर। इसी तरह से जो बाकी है उनको भी आप मल्टीप्लाई करवाते जाएं। हाँ जी, तो ये आ गया ए वाई बी जी वाला। अब आ करना है ए जी बी एक्स, तो ये आ जाएगा ए जी बी एक्स इंटू कौन कौन से कंपोनेंट है, के कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट है, के क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई जो होता है ये जे के बराबर होता है, प्लस इसके बाद ए जी बी वाई है, तो ये आएगा ए जी बी वाई। कंपोनेंट कौन से हैं, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे ये इज इक्वल टू होता है माइनस आई के बराबर, ठीक है जी। ये वाला हमारे पास 0 हो जाएगा। अब इसमें जो टोटल हमारे पास जवाब क्या आएगा वो जरा देखिएगा। सबसे पहले आया ए एक्स बी वाई इंटू के बराबर, तो ये आ गया ए एक्स बी वाई इंटू के यूनिट वेक्टर। इसके बाद ए एक्स बी जी माइनस जे के बराबर, तो ये आ जाएगा माइनस जे इंटू ए एक्स बी जी, ठीक है। इसके बाद ये आएगा माइनस के इंटू
AY और इसके बाद आएगा I प्लस है, ये आ जाएगा प्लस I इंटू क्या आएगा AY उसके बाद ये J है प्लस का, ये आ जाएगा प्लस J इंटू AZBX और ये आ जाएगा माइनस I, तो ये माइनस I आ गया, ये किसके बराबर है AZBY के बराबर। तो अब ये जो सारी आपने देखी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चौड़ी है, इस सारी कैलकुलेशन को याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है कि इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को हम याद कैसे रखें। तो इसके लिए एक आसान हल है, वो भी हम देख लेते हैं, वो क्या है, वो है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इनको हल करना। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इनको किससे हल करते हैं वो देख लीजिएगा। हम लोगों ने उसी तरह से AX AY AZ इसके कंपोनेंट लिख लेने हैं और इसी तरह से B के कंपोनेंट भी हम लोगों ने लिख लेने हैं। हमने निकालना है A क्रॉस B। A क्रॉस B इज इक्वल टू आएगा, इस तरह से आपने डिटर्मिनेंट बना लेना है। सबसे पहले ऊपर वाली रो में I J और K, ये वाली ऊपर वाली रो में I के नीचे I कंपोनेंट AX, यहाँ पे AY और यहाँ पे AZ, फिर B है तो BX BY और ये BZ, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब इसका तरीकाकार क्या है कि आपने जब I को हल करना है तो ये वाली पहली रो और पहला कॉलम और पहली रो इसको आपने छोड़ देना है। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये रो होती है, ऊपर से नीचे आते हैं तो ये कॉलम होती है। तो पहला कॉलम और पहली रो आपने छोड़ देनी है, तो ये I आ गया इंटू पहला कॉलम पहली रो छोड़ दी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है AY BZ और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा AZ BY, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद माइनस, ये जो दूसरा होता है ये हमेशा माइनस के साथ होता है। तो इसी तरह से अब हमने दोबारा से ये वाली कॉलम और ये वाला रो जो है इसको छोड़ देना है। अब हमारे पास आएगा इंटू AX BZ, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस BX इंटू AZ, ये आ जाएगा, ठीक है। और जब K के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का हो जाएगा K, ये आएगा हमारे पास ये वाली रो और ये वाले कॉलम और ये वाली रो छोड़ देनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस K इंटू AX BY माइनस AY DX, ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब ज़रा इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ हमारे पास I के साथ प्लस I के साथ कौन सा है AY BZ, प्लस I के साथ देखें ये AY BZ प्लस I के साथ आ रहा है और माइनस I के साथ कौन सा आ रहा है माइनस I AZ BY, तो ये देखिए AZ BY के बराबर आ रहा है। इसी तरह माइनस J के साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस J के साथ AX BZ, ये माइनस J के साथ AX BZ, प्लस J के साथ कौन सा आएगा AZ BX, तो ये देखिए AZ BX आ गया। इसी तरह प्लस K के साथ कौन सा आएगा AY BY AX BY, तो प्लस K हमारे पास है हाँ जी AX BY, तो ये आ गया AX BY। माइनस के साथ कौन सा है माइनस K के साथ AY BX, तो AY BX ही हमारे पास आ गया। तो ये आप दोनों जो है ये बराबर है। आप इसको इस डिटर्मिनेंट वाला जो मेथड है इसकी वजह से हम लोग इसे आसानी के साथ हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो है ये सारा का सारा हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक टॉपिक रह गया हमारे पास इक्विलिब्रियम वाला, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई इसमें मुश्किल हो तो मुझे जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।